गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है नीट जेई क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी के लिए जो फिजिक्स का सिलेबस रिमूव किया है ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोविड 19 की वजह से आप सबको पता है कि स्कूलें ओपन नहीं हो रही है। तो स्कूल्स ओपन होने के बाद में जो टाइम आपके लिए स्टडी के लिए बचेगा वो बहुत कम बचेगा। और सिलेबस रिलीज हो चुका है। डेफिनेटली स्कूल्स ओपन होंगे, बहुत जल्दी होंगे। हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और जितनी आपकी पढ़ाई घर पे चल रही है उस पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। और अब जो सिलेबस नया आ चुका है उस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस दें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए फिक्स सिलेबस डिसाइड कर दिया है। दूसरी बात, हम ये भी बात करने वाले हैं कि इस सिलेबस कम करने की वजह से आपका जो नीट का पेपर और जो जेई का पेपर होने वाला है उस पर क्या इफेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए कितना आपके लिए नुकसान होगा या फायदा होगा, जो भी है वो हम बात करेंगे। चलिए, पहली बात हम बात करते हैं पैटर्न की, पेपर के पैटर्न की। जो पेपर का पैटर्न पिछले साल था वैसा ही इस बार बनाया गया है। जैसे जो आपका थ्योरी पेपर होता था 3 घंटे 15 मिनट का होता है, वो इस बार भी 3 घंटे 15 मिनट ही रहेगा। 56 नंबर का होगा, 56 नंबर का, इससे ज्यादा या कम नहीं होगा। लास्ट टाइम भी यही आया था और हर बार यही आता आया है। और शतरंज आपके जो भेजे जाते हैं वो 14 भेजे जाते हैं। और फिर आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के अंदर 4 घंटे का टाइम होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल जाता है। और टोटल आपकी ये अगर देखो तो हो गए 70 और ये हो गए 30, कुल मिलाकर हो गया 100 नंबर। कुल मिला के कितना हो गया, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं, कुल मिला के हो गया आपका 100 नंबर का। कहने का मतलब पेपर का पैटर्न वही है, पेपर 100 नंबर का ही आने वाला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वही रहेंगे, बस सिलेबस में कुछ चेंजेस करें। दूसरी बात, किसी बच्चे के दिमाग में डाउट रहता है कि हमारे पूरा चैप्टर हटा दिया गया है या फिर ये कर दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में पूरा चैप्टर हटाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर पूरा चैप्टर हटा दिया जाएगा तो आपको उस चैप्टर की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसलिए पूरा चैप्टर नहीं हटाया है, चैप्टर में से टॉपिक्स हटाए हुए हैं और उन टॉपिक की हम बात करेंगे क्या क्या हटाया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको चैप्टर का पता होना चाहिए। टोटल अपने 17 चैप्टर है, टोटल 17 चैप्टर है। तो 17 में से कौन कौन से किस किस तरीके से हटाए हैं इसको हम एक एक करके 1 बाय 1 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, चैप्टर नंबर 1 की हम बात करते हैं। चैप्टर 1 जिसको आप बोलते हो विद्युत क्षेत्र। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी साथ में ही सुनते रहे, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो कोई भी ऐसा ना सोचे कि हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है या इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ है, दोनों के लिए कॉमन एक्सप्लेनेशन है। विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 1 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका कोई भी टॉपिक नहीं हटाया है। जितने टॉपिक थे, जितने अपनी ऑनलाइन क्लास में अवेलेबल है, सारे के सारे टॉपिक एज इट इज पढ़े हुए हैं, कुछ भी नहीं रिमूव किया हुआ। यानी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। बात समझ आ गई? चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो आता है गाउस के अनुप्रयोग तथा गाउस का नियम, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गाउस के नियम, गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है बात। गाउस के नियम में हम पढ़ते हैं कि देखो, पहले चैप्टर में हम कूलाम का नियम पढ़ते हैं। कूलाम के नियम के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, कितना उसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र आएगा, और डाइपोल की स्टडी करते हैं। और गाउस का नियम ये बताता है कि अगर आपका कोई भी आवेश, पॉइंट आवेश नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है, बिंदु आवेश नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आया था गाउस का नियम। और उसके जो अनुप्रयोग है उसमें से एक अनुप्रयोग हटा दिया है, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में भी हटा दिया गया था और यही सेम आरबीएससी के सिलेबस में भी रिमूव कर दिया गया। और उसका नाम है एक समान आवेशित। जो टॉपिक है जो नहीं पढ़ना आपको वो है एक समान
आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो टॉपिक इसमें से इस बार रिमूव कर दिया है, तो उसके क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बात समझ आई? बाकी सेकंड चैप्टर एज इट इज है, कुछ भी नहीं हटाया, सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की। तीसरा चैप्टर जो आता है वो आता है विद्युत विभव और विभवांतर। और विद्युत विभव में से जो टॉपिक हटाया है, विद्युत विभव टॉपिक, चैप्टर का नाम है आपका विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें से दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, इसमें से जो टॉपिक हटाया है उसका नाम है स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर। यानी आप जो क्लास 10th के अंदर पढ़ के आते हो कि विद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है। और जनरल एक बात बताऊं तो ये आपको टॉपिक से पहले पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक से पहले आप अगर परिभाषा ही नहीं पता, आपको डेफिनेशन नहीं पता, तो आप उसमें आगे क्या पढ़ोगे। इसलिए टॉपिक हटाया जरूर है, एग्जाम में नहीं आएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है कि विद्युत विभव और विभवांतर होता क्या है। लेकिन हम बात कर रहे हैं टॉपिक की कौन कौन से हटा दिए, तो उसमें कौन सा है? स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर। स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हटा दिया। और एक टॉपिक हटाया है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। देखो, आवेशित गोला यहाँ पे हटाया तो इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ से हटा दिया, विद्युत क्षेत्र हटा दिया तो आपको आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, ये भी आपको नहीं पढ़ना। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर का टॉपिक यहां से हटा दिया, स्फीयर का टॉपिक यहां से भी रिमूव कर दिया। लेकिन ध्यान रखना, नीट और जेईई का जो पेपर होता है उसमें आपकी ये सिलेबस में है। फिलहाल एनटीए की तरफ से कोई गाइडलाइन या कोई सिलेबस के बारे में बात नहीं हुई है, तो जब तक कोई बात नहीं होती है तब तक हमें मान के चलना है कि ये सिलेबस में है। इसलिए जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीट करते चले, किसी भी टॉपिक को ना छोड़ें। बाकी जो आप 12th के बेस पे कर रहे हो, 12th स्टडी कर रहे हो, तो वो आप इसको छोड़ सकते हो। चलिए आगे आता है चैप्टर नंबर 4 दिखाई दे रहा है। चलिए हटा देता हूं मैं एक बार, चैप्टर नंबर 3 तक हो गया है, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूं, रफ कर देता हूं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। बात करता हूं मैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 के अंदर क्या है? विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मतलब है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की हम स्टडी करते हैं। कैपेसिटर जो होता है वो एक स्टोरेज डिवाइस है जिसको हम पंखे में सेल के रूप में यूज करते हैं, आपने देखा होगा, जो कि इसको नैनो सेकंड में विद इन मिली सेकेंड आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, जिससे क्या होता है, आपका पंखा चल जाता है। बात समझ आई? जो भी इंडक्शन मोटर होती है, इंडक्शन मोटर उसको चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसमें से कौन सा टॉपिक हटा दिया? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युतांक पदार्थ भरे हुए हो। बहुत अच्छा, आपके काफी बड़ा सिलेबस इसमें से हटा दिया है। और वो है, पहला ही एक टॉपिक हटाया,
समांतर समांतर प्लेट संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र जबकि विभिन्न मोटाई के विद्युत परिवर्तनांक भरे हो, जबकि विभिन्न मोटाई के परावैद्युतांक भरे हो। यानी एक टॉपिक हटाया है, कहने को तो हटा दिया है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ रहे हो तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, उसके आगे यही टॉपिक दोबारा रिपीट होता है, इसलिए इस टॉपिक को यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इंग्लिश मीडियम के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when different dielectric are present, जब डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे कैपेसिटर पैरेलल प्लेट में किस तरीके से होगा वो रिमूव कर दिया। तो ज्यादा कुछ रिमूव नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। और इस टॉपिक पे नीट जेईई वालों पे कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक आप दूसरे फॉर्म में पढ़ लेते हो, इसलिए ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात है नहीं। चलिए चैप्टर नंबर 5 की अगर बात करते हैं, चैप्टर नंबर 5 आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट में जो टॉपिक हटाया है उसको काफी सारे हटा दिए हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नजर आ जाएगी पट्टी, जिस पर पूरे टॉपिक के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे, और वो टॉपिक हटाए हुए हैं। देखो, विद्युत धारा हटा दिया यानी करंट, आई, ओम का नियम, ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR हम पढ़ते हैं वो हटा दिया। विद्युत प्रतिरोध यानी जो R आप क्लास 10 में पढ़ के आए हो वो हटा दिया। प्रतिरोधकता जिसको आप बोलते हो रो वो भी हटा दी है, तथा प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, खास तौर पे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नीट और जेईई की, उनकी इस पर क्वेश्चन बनता है। आपने पढ़ा होगा कि R इज इक्वल टू R नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, R इज इक्वल टू R नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये वाला फॉर्मूला प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों के लिए आता है, वहां रो आ जाएगा, रो नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो ताप पर निर्भरता बताता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की, और ये टॉपिक इसमें से आपकी इस बार रिमूव कर दिया है। उसके बाद है कार्बन प्रतिरोध और वर्ण कोड यानी कलर कोडिंग, और इलेक्ट्रिकल कार्बन रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा था वो भी यहाँ पे रिमूव हो चुका है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। और इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति, ये सारे टॉपिक आप क्लास 10 में पढ़ के आते हो, इसलिए यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं ताकि किसी पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है आपका विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, और इसमें से बहुत सारे आपके प्रैक्टिकल्स परफॉर्म होते हैं। प्रैक्टिकल सारे इसी चैप्टर पे परफॉर्म होते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपने देखे होंगे। विभवमापिका यानी पोटेंशियोमीटर, और मीटर ब्रिज, मीटर सेतु जिसको आप बोलते हो, ये सारे प्रैक्टिकल यहीं से आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज भी यहीं पे है। अब देखते हैं हटाया क्या क्या है। विभवमापी के अनुप्रयोग, अल्प प्रतिरोध का मापन, यानी पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर ये आपके यहां से रिमूव कर दिया गया है। और इसी में हम पोटेंशियोमीटर में सिर्फ पूरा रिमूव नहीं करा, पोटेंशियोमीटर पूरा रिमूव नहीं हुआ है, विभवमापी पूरी तरीके से नहीं हटाया है। पोटेंशियोमीटर में से सिर्फ जब हम अल्प प्रतिरोध निकालते हैं वो हटाया है। इसका मतलब आप जब पोटेंशियोमीटर पूरा पढ़ोगे तो आपको अल्प प्रतिरोध अपने आप पता चल जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ज्यादा बड़ी बात इसमें कुछ नहीं हटाई। चैप्टर नंबर 7 आ जाता है चुंबक से रिलेटेड। आपको पता होगा 7वां 8वां चैप्टर पूरा का पूरा मैग्नेट से रिलेटेड होता है। तो चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्या किया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा
चैप्टर नंबर 7 का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हटा दी, साइक्लोट्रॉन हटा दिया। साइक्लोट्रॉन मतलब जो दो डी बने होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाता है, फिर रोटेट करता है, उस चीज को यहाँ से रिमूव कर दिया है। लेकिन ये जो है इसका कंसेप्ट हमें पढ़ना पड़ता है पहले। बात समझ आ रही है? कंसेप्ट की मतलब कि जो इसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वर्किंग प्रिंसिपल है, वो हम ऑलरेडी किसी टॉपिक में पहले पढ़ चुके होते हैं, इसलिए आपको यहां हटाने से नीट जेईई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस वो जो आप टॉपिक पढ़ोगे उस टाइम पे पता रख लेना साइक्लोट्रॉन की प्रोसेसिंग क्या है। चलिए आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण, मैग्नेटिज्म और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। उसमें बहुत कुछ हटाया है, जैसे आपके प्राकृतिक चुंबक नेचुरल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको आप बोलते हो, चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरा रिमूव कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये भी हटा दिया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण कितना उसके ऊपर टॉर्क लगेगा जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण जिसमें हम बोलते हैं 3 प्रकार के होते हैं चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। बात समझ आई? ये सारे के सारे यहां से रिमूव कर दिए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना सारा रिमूव कर दिया तो रखा क्या? देखो इसके अंदर रखा है भूचुंबकत्व यानी पृथ्वी की वजह से चुंबक कितना हो रहा है, मैग्नेटिज्म ड्यू टू अर्थ और उसके जितने इफेक्ट है और उनके पूरे के पूरे चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता, जो कुछ डेफिनेशंस है छोटी छोटी वो रखी हुई है, और एक रखा है आपके चुंबकीय क्षेत्र लिए बीएच वक्र और क्यूरी का नियम। बीएच वक्र क्या होता है? बीएच वक्र हम लिखते हैं हिस्टेरेसिस कर्व इंग्लिश मीडियम के अंदर जब हम बोलते हैं, और कुछ आपका इस तरीके से नजर आता है। चलिए आगे चलते हैं, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने के लिए। आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। तो चैप्टर नंबर 9 में से कुछ भी नहीं रहा, चैप्टर नंबर 9 पूरा है, और चैप्टर नंबर 9 का नाम आपको पता ही होगा क्या है। चैप्टर नंबर 9 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और वो पूरा कंप्लीट है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से चलिए आगे हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 में से कुछ भी नहीं रिमूव किया है, चैप्टर नंबर 9 एज इट इज पढ़ा है। चैप्टर नंबर 10 प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट। एसी करंट है, उसमें से सिर्फ 2 चीजें हटाई है, एक तो है पावर फैक्टर जिसको आप बोलते हो शक्ति गुणांक, एक होता है वाटहीन धारा। बात समझ आई? ये 2 टॉपिक रिमूव करे हैं और कुछ भी रिमूव नहीं किया। चैप्टर नंबर 10 भी काफी बड़ा चैप्टर है और एज इट इज रखा हुआ है क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक आपको अलग मिलता है, न्यू टाइप में मिलता है। चलिए चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, ऑप्टिक्स, जो सबसे ज्यादा नंबर का आता था पहले, इस बार ज्यादा नंबर का नहीं आएगा क्योंकि इस बार कुछ अलग है। इस चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए हैं और लगभग ये मान लीजिए चैप्टर को आधा कर दिया है। चैप्टर को क्या कर दिया है? आधा कर दिया है, क्योंकि आप इन सब चीजों को पढ़ के आते हो क्लास 10 में। तो चैप्टर नंबर 11 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पढ़ते रहिए। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी हटा दिया। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिस इंसिडेंट एंगल पर जो रे होती है वो नॉर्मल हो जाती है, किसके? नॉर्मल के। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल हो जाएगी नॉर्मल के, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, उसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। और
जब वही किरण वापस अपने ही माध्यम में लौट जाए, अपने ही मीडियम में लौट जाए, उसको हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके अलावा इनके अनुप्रयोग गोलीय सतह का अपवर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन, डिफ्रैक्शन हटा दिया है। प्रकाश से प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं जैसे इंद्रधनुष, मानव का नेत्र दोष और निवारण, ये भी आपके वहां से क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं। बात समझ आई? चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा चैप्टर नंबर 12, प्रकाश की प्रकृति। प्रकृति के अंदर हाइगेंसन प्रिंसिपल आता है जो आपको वेव नेचर के बारे में बताता है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलस नेचर के बारे में बताता है यानी कणिकाएं और तरंगों के रूप में, और डी ब्रोगली आता है जो कि दोनों के बारे में बताएगा आपको। तो यहां पर हटाया है अध्रुवित व ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवण तल एवं कंपन तल यानी पोलराइजेशन हटा दिया, पोलराइजेशन रिमूव कर दिया। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियां परावर्तन द्वारा एवं बूस्टर प्रकीर्णन द्वारा, जो इसकी दो विधियां हैं, दो मेथड्स हैं जिनसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्राप्त करते हैं, उस चीज को हटा दिया है। बूस्टर प्रकीर्णन द्वारा द्वि अपवर्तन, निकोल प्रिज्म, द्विप्रवणता, पोलराइड और उसके उपयोग, अध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवित प्रकाश का संसूचन और मेलस का नियम, ये सारी चीजें हटा दी है। यानी कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर के टॉपिक्स हैं जो रिमूव कर दिए हैं, ज्यादा रिमूव नहीं हुआ है, बाकी सारा आपके एडिटिव बना रहेगा। तो इसमें मेन हो जाता है अपना इंटरफेरेंस, मेन अपना आ जाता है इंटरफेरेंस, क्योंकि इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है इसका, और इंटरफेरेंस पर ही क्वेश्चन इस पे बनने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों से संबंध, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, डेविसन और जर्मर का प्रयोग, निष्कर्ष और हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ये भी रिमूव कर दिया है। खास तौर पे जो कंपटीशन नीट जेईई की तैयारी करने वाले हैं वो इन टॉपिक को ना छोड़ें, इन टॉपिक को जरूर कवर करें, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 दोनों के। उसके बाद 14 आता है आपका परमाणुीय भौतिकी और 15 है नाभिकीय भौतिकी। परमाणुीय भौतिकी में आप क्लास 9th में पढ़ के आते हैं परमाणु का थॉमसन मॉडल, थॉमसन का एक्सपेरिमेंट किया था, वो यहाँ पर नहीं पढ़ना, और तरंग के बारे में बोर का द्वितीय अभिग्रहितक की व्याख्या, बोहर्स सेकंड मॉडल जो है वो भी यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आता है 15 नंबर नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीय बल, रेडियो सक्रियता, अल्फा बीटा गामा किरणें, उनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम, अर्ध आयु, मध्य आयु, प्रतिन्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या और इसका परिवर्तन, ये भी हटा दिया गया है। कहने का मतलब चैप्टर नंबर 15 को भी आपका हाफ कर दिया है, आधा कर दिया है। 16 इलेक्ट्रॉनिकी, जिसमें आपके डायोड ट्रायोड पढ़ते हो आप, वो आता है विशिष्ट प्रयोजन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जन डायोड। ये 3 डायोड हैं जो रिमूव करे हैं, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। पीएन ट्रांजिस्टर और जो नोड बनता है वो नोड और सब कुछ एज इट इज अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 17 विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार एवं समकालीन भौतिकी, जिसमें हटाया है विस्थापन, धारा, नैनो तकनीकी, नैनो भौतिकी, अर्थ, उद्गम और मूल सिद्धांत इसके हटा दिए। नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। तो चैप्टर नंबर 17 में मैक्सवेल का समीकरण जो है वो बचा हुआ है, भूतरंगे, आकाश तरंगे, व्योम तरंगे और संचार तंत्र का मॉड्यूलन, और मॉड्यूलन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सारी चीजें आपके अवेलेबल है। तो सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे दिया होगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट जो क्लास 12th के लिए ओनली पढ़ रहा है तो 12th बोर्ड के हिसाब से जो तैयारी करनी है वो बोर्ड के हिसाब से कर सके, जिसको कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करनी है वो कंपटीशन के हिसाब से ही तैयारी करें। मैं यही कहूँगा, कंपटीशन एग्जाम बहुत जरूरी है, हर एक चीज अपनी अपनी जगह जरूरी होती है, तो किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। अगर आपको कहीं से भी इनके बारे में नॉलेज मिले तो नॉलेज जरूर लें, क्योंकि नॉलेज कभी भी घटता नहीं है, और हर टाइम पे जितना नॉलेज लोगे उतना आपके दिमाग ज्यादा विकसित होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।